हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर्स या पुष्प कहलाते हैं, जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम मौजूद होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की, मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर का निर्माण किस तरीके से होता है। गाइनोशियम या जायांग। अ गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। किसी भी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स मादा जनन अंग है, उसे हम गाइनोशियम या जायांग कहते हैं। रेफर्ड एज अ पिस्टिल, इसे पिस्टिल भी कहा जाता है। इट इज़ द इनर मोस्ट वर्ल ऑफ अ फ्लावर। पुष्प में कुछ चक्र होते हैं, सबसे बाहर सेपल्स, देन पेटल्स, फिर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो गाइनोशियम या जायांग किसी भी पुष्प का सबसे अंदर वाला जो चक्र है वो होता है। द गाइनोशियम इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर कार्पल्स। एक गाइनोशियम एक या एक से ज्यादा कार्पल्स का बना हुआ हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड एन ओवरी। और एक जो कार्पल है उसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इट प्रोड्यूस ओव्यूल्स एंड अल्टीमेटली डेवलप इनटू द फ्रूट एंड सीड्स। अब इसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं यानी कि जो बीजांड हैं, वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन फ्रूट्स में सीड्स या बीज मौजूद होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देते हैं। इस तरीके से हमारा जो फ्लावर है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोशियम एक पुष्प के अंदर मौजूद होता है। कार्पल। एक गाइनोशियम में एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स हो सकते हैं। यहाँ पर पिस्टिल मीन्स एक गाइनोशियम का डायग्राम दिखाया गया है। इसके तीन पार्ट हैं। स्टिग्मा सबसे ऊपर का पार्ट, जहाँ पर जो एंथर्स हैं वो आकर अटैच होते हैं। स्टाइल। स्टाइल ओवरी और स्टिग्मा को आपस में जोड़ने वाला पार्ट है। ये ओवरी को स्टाइल के साथ कनेक्ट करता है। ओवरी। ओवरी मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर ओव्यूल्स या बीजांड उपस्थित होते हैं। इसके अंदर एक कार्पल या दो कार्पल या दो से ज़्यादा कार्पल्स उपस्थित हो सकते हैं। अब अगर कार्पल्स का नंबर ज़्यादा है और वो कार्पल्स अलग अलग हैं, मीन्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, एक, दो और तीन कार्पल्स हैं इस गाइनोशियम के अंदर और तीनों ही अलग अलग हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ये अगर इस ओवरी का हम टीएस काटें तो इस तरीके से तीनों कार्पल्स अलग अलग दिखाई देते हैं जिसके अंदर ओव्यूल्स मौजूद हैं। इस तरीके का अगर किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी फ्लावर के अंदर कार्पल्स मौजूद हैं तो उसे हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। मीन्स यहाँ पर कार्पल्स आपस में फ्यूज नहीं हैं। दूसरा है सिनकार्पस ओवरी, जिसके अंदर तीन कार्पल हैं, थ्री कार्पल्स वन लोक्यूल। मीन्स तीन कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं और अगर इसका टीएस काट के अगर देखा जाए तो इस तरीके से दिखाई देगा कि तीनों जो कार्पल्स हैं वो आपस में फ्यूज हैं। इस तरीके की कंडीशन को हम सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पर यूनिलॉक्यूलर मीन्स एक ही लॉक्यूल हैं और तीन कार्पल्स मौजूद हैं। कार्पल्स 4 एंड लोक्यूल्स 4। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कार्पल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सिनकार्पस कंडीशन है और चारों के चारों कार्पल्स आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट काटते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोक्यूल का नंबर है वो भी 4 होता है, जैसा कि हम इसके अंदर देख सकते हैं, 1, 2, 3 और 4 लोक्यूल। यहाँ पर इस वाली कंडीशन में कार्पल तो 3 है लेकिन लोक्यूल यानी कि जो बीच में हम खंड देख रहे हैं या लोक्यूल देख रहे हैं वो एक ही है। जबकि यहाँ पर 4 कार्पल्स हैं
तो 4 ही इसके अंदर लॉक्यूल मौजूद हैं। चारों के बीच में हम सेप्टा साफ देख सकते हैं। 4 लॉक्यूल हैं और 4 ही कार्पल्स हैं। तो इस तरीके से फ्यूज़न ऑफ कार्पल्स भी 2 तरीके का हो सकता है। सिनकार्पस कंडीशन में लोक्यूल मतलब कार्पल्स तो आपस में जुड़े हुए हैं, पर लोक्यूल या तो सिर्फ एक होगा या फिर जितने कार्पल हैं उतने ही लोक्यूल भी मौजूद हो सकते हैं। तो पहला हुआ एपोकार्पस कंडीशन, जिसके अंदर कार्पल्स भले ही एक से ज़्यादा हों पर वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। दूसरा सिनकार्पस यूनिलोक्यूलर कंडीशन, मीन्स सारे के सारे कार्पल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और लोक्यूल भी जुड़ जाते हैं और एक ही लोक्यूल होता है। और तीसरी कंडीशन होती है सिनकार्पस टेट्रालोक्यूलर या ट्राइलोक्यूलर कंडीशन, जिसके अंदर जितने कार्पल्स हैं 3 या 4 या 5 उतने ही लोक्यूल भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर हम एक कंपाउंड पिस्टिल का डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर जो ओवरी है उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं और ये जो ओव्यूल्स हैं यहाँ पर 2 कार्पल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और एक कार्पल के अंदर ओव्यूल इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं या फिर मौजूद हैं। पार्ट्स ऑफ एन कार्पल, एक जो पार्ट्स ऑफ अ कार्पल, एक कार्पल है वो 3 मुख्य भागों का मिलकर बना हुआ होता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। द स्टिग्मा, स्टिग्मा वेयर पॉलन लैंड्स, स्टिग्मा सबसे ऊपर का पार्ट होता है और ज़्यादातर जो पेटल्स हैं उसके ऊपर की और बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा से ही अटैच होते हैं। द स्टाइल कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी, ये स्टिग्मा को हमारे ओवरी से कनेक्ट करने का जो काम है वो स्टाइल के द्वारा किया जाता है। द ओवरी प्रोड्यूस द फीमेल एग, जो ओवरी है या वो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मुख्य भाग है, जिसके अंदर ओव्यूल्स सिचुएटेड होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से कार्पल्स के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मौजूद होती है। अब अगर एक फ्रूट को हम देखें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट है हमारा, जैसे मटर का हम देख रहे हैं, उसके सीड का अगर एलिस काट कर देखा जाए तो इस तरीके से हमें दिखाई देगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी वॉल एंड ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स जिन्हें हम मटर के दाने कहते हैं वो पहले ओव्यूल्स होते हैं। ये बिफोर फर्टिलाइजेशन जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, मीन्स ओव्यूल का अगर हम सेक्शन काटें, एलिस काटें, तो इस तरीके से एक एम्ब्रियो सैक दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो डंडी है जो इसको कनेक्ट कर रही है हमारे प्लेसेंटा से, जिसे हम फ्यूनिकुलस कहते हैं, और एक जो ओव्यूल है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन दिखाया गया है, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक मौजूद होता है। एक एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 2 सेंट्रल सेल्स या पोलर न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं और जो माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पर ओव्यूल और साथ ही साथ 2 सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं दिखाई देती हैं। मीन्स अगर एक ओव्यूल को अंदर से एलिस काट कर देखा जाए तो इस तरीके से 8 कोशिकीय एम्ब्रियो सैक दिखाई देता है या 8 न्यूक्लिएटेड हमें एम्ब्रियो सैक दिखाई देगा, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल्स जो कि चैलेजल एंड पर मौजूद होंगी, साथ ही साथ 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई दिखाई देते हैं और 2 सिनर्जिड सेल्स के बीच में एक एग सेल या ओव्यूल मौजूद होता है। तो एक ओवरी में इस तरीके से एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स गुरु बीजाणु जनन। अब ये जो गुरु बीजाणु है इसका जन्म किस तरीके से होता है या डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स इनसाइड द ओव्यूल ऑफ सीड प्लांट्स, किसी भी सीड प्लांट के ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन है वो मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अ डिप्लॉयड सेल
in the ovule called a megasporocyte or megaspore mother cell undergoes meiosis and give rise to the 4 haploid megaspores. अब किसी भी ओव्यूल के अंदर एक जो डिप्लॉइड सेल है, मीन्स 2n नंबर ऑफ जो जिसके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, इस तरीके की डिप्लॉइड सेल है, उसे हम मेगास्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इस बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिससे कि 4 हैप्लॉइड सेल्स का जन्म होता है। In most plants, only one of the megaspore then goes on to develop into a megagametophyte within the ovule. और यहाँ पर जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल के मियोटिक डिवीजन से, उसमें से 3 जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं और सिर्फ एक हैप्लॉइड सेल होती है, वो मेगागेमेटोफाइट के अंदर डेवलप होती है, while the 3 disintegrate. In the ovules of angiosperms, megasporogenesis takes place within a structure called a nucellus. और ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो न्यूसेलस के अंदर होता है, एंड इट इज़ द मेगास्पोर्स फारदेस्ट फ्रॉम द माइक्रोपाइल ऑफ द ओवरी दैट सर्वाइव्स. और किसी भी ओवरी का जो 2 एंड होते हैं, एक ओपनिंग होता है, उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं. ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, इससे सबसे दूर वाला जो मेगास्पोर होगा, जो न्यूक्लियट जो सेल होगी, हैप्लॉइड कोशिका होगी, वो मेगास्पोर के अंदर डेवलप होती है. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, अगर हम डायग्राम के थ्रू इस बात को पढ़ना चाहें तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एंजियोस्पर्म में मेगास्पोर का जन्म होता है. एक ओव्यूल ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर न्यूसेलस जो डिप्लॉइड सेल्स का बना हुआ होता है, इस न्यूसेलस की जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर जो डिप्लॉइड सेल है जिससे कि मेगास्पोर का निर्माण होगा, उसे हम बीजाणु मात्र कोशिका या मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं. इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है, जिसकी वजह से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, और इन 4 में से जो माइक्रोपाइलर एंड से सबसे ज़्यादा दूर वाली जो सेल है वो हमारी सर्वाइविंग मेगास्पोर होती है, और बाकी तीनों डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं. और यहाँ पर एक जो सेल है सर्वाइविंग मेगास्पोर, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होते हैं, और इस तरीके से 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है, जिसे हम मेगागेमेटोफाइट कहते हैं. और जो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये मियोटिक डिवीजन के बाद में बनता है. तो इस तरीके से एक जो हमारी ओव्यूल है उसके अंदर एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है. अब हम यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस देख लेते हैं कि किस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस होगा. सबसे पहले कोई भी जो हमारा ओव्यूल की सेल्स हैं उसमें एक सेल दूसरे सेल्स के कंपैरिजन में बड़ी हो जाती है, जिसका साइटोप्लाज्म थिक हो जाता है, जिसे हम प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं. यहाँ पर इसमें सबसे पहले प्राइमरी पैराइटल सेल बनती है. एक परिधीय विभाजन या पैराइटल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से 2 कोशिकाएं बनती हैं. ऊपर वाली कोशिका को हम प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, और नीचे वाली कोशिका को हम प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल या प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका कहते हैं. अब जो पैराइटल सेल है उसके अंदर एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, अपनतिक विभाजन होते हैं, और ये इसके चारों ओर वॉल बनाती है. बीच वाली जो कोशिका है जिसे हम मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे, ये मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन के बाद यहाँ पर लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स बनाती है. और ये जो मेगास्पोर हैं ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले होते हैं, मीन्स हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि ये मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनते हैं. इसमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है और बाकी तीनों डीजनरेटिंग मेगास्पोर्स होते हैं. तो एक मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर का निर्माण होता है. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, अभी हमने देखा कि किस तरीके से एक
मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर का जन्म हुआ एक मेगास्पोर मदर सेल के मियोटिक डिवीजन से 4 कोशिकाएं बनी, जिसमें से एक माइक्रोपाइलर एंड से सबसे जो दूर वाला मेगास्पोर है वो डेवलप हो जाता है। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इससे एम्ब्रियो सैक का निर्माण किस तरीके से होता है। यहाँ पर ये तीनों जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। सिर्फ सबसे एंड वाला जो हैप्लॉइड सेल है वो फंक्शनल मेगास्पोर का काम करता है। इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, सेलुलर डिवीजन नहीं होंगे। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने और फिर 2 से 4, और जब ये 4 से 8 न्यूक्लियस बनाते हैं तो इनमें से 3 न्यूक्लियस एक पोल पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। और दूसरे जो ये एंटीपोडल सेल्स हैं और दूसरी तरफ भी 3 न्यूक्लियस चले जाते हैं, जिनमें से 2 सिनर्जिड सेल्स का निर्माण करते हैं और सेंटर वाला एक एग सेल का निर्माण करता है। और जो बीच वाले 2 हैं ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। इस तरीके से 8 जो न्यूक्लिएटेड हमारे मेगास्पोर है उसके अंदर 6 कोशिकाएं बन जाती हैं, 2 सिनर्जिड सेल्स, एक एग सेल और 3 एंटीपोडल सेल, और बीच में 2 जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो एक साथ यूनाइट होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर इस तरीके से 3 कोशिकाएं, साथ ही साथ बीच में सेंटर में एक सेकेंडरी न्यूक्लियस मौजूद होता है। यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। एम्ब्रियो सैक मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, इसमें मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, जिसमें से जो माइक्रोपाइलर एंड से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है वो इनर मोस्ट सेल ग्रो करती है और मेगास्पोर का निर्माण करती है और 3 डीजनरेट हो जाती हैं। अब ये जो मेगास्पोर है उसमें एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है और ये एम्ब्रियो सैक माइटोटिक डिवीजन से बनता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस से 2, 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लियस बनते हैं, और ये 8 में से 3 एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करते हैं, और नीचे की तरफ जो 3 सेल्स हैं उनमें से 2 सिनर्जिड सेल्स, और जो सेंटर वाली है वो ओवम या फीमेल गैमेट का निर्माण करते हैं, और बीच वाले 2 पोलर न्यूक्लियाई बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट जो फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले 7 सेल्ड होता है, जिसके अंदर 7 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, 6 आर हैप्लॉइड एंड 1 इज डिप्लॉयड, क्योंकि जो सेंटर वाली दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में जुड़कर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है। तो इस तरीके से एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। एक एम्ब्रियो सैक आप देख सकते हैं, इसके एक एम्ब्रियो सैक के 2 एंड हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड जहां पर ओपनिंग है, दूसरा है चैलेजल एंड। चैलेजल एंड में 3 कोशिकाएं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, और माइक्रोपाइलर एंड में 2 सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं, और सेंटर में एक एग सेल या फीमेल गैमेट मौजूद होता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने देखा कि गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस में जो एम्ब्रियो सैक का निर्माण किस तरीके से होता है। अब एम्ब्रियो सैक का जो निर्माण होता है इसमें जो मेगास्पोर का नंबर होता है वो कितने मेगास्पोर पार्ट ले रहे हैं एक एम्ब्रियो सैक के निर्माण में, इसके आधार पर एम्ब्रियो सैक के 3 टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक based on the number of megaspores, embryo sac can be divided into 3 types.
मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। तो कितने मेगास्पोर हैं जो एम्ब्रियोसैक के निर्माण में भाग ले रहे हैं, उसके आधार पर 3 तरीके के एम्ब्रियोसैक हुए, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक? इन द मोनोस्पोरिक और पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक, इन जो एम्ब्रियोसैक हैं इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे पोलीगोनम जो टाइप का एम्ब्रियोसैक है, meiosis of the diploid megaspore mother cell in the nucellus produces 4 haploid megaspore। इसके अंदर एक बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। 3 of the megaspores, usually those at the micropylar end of the nucellus, subsequently undergo programmed cell death, leaving only one functional megaspore। सिंपल जो अभी हमने एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट में पढ़ा था कि एम्ब्रियोसैक के अंदर जो मियोटिक डिवीजन के बाद 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं, इनमें से 3 डीजनरेट हो जाती हैं और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट है उसे हम मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक कहते हैं। बाइस्पोरिक, in bisporic embryosac, meiosis produces only 2 megaspore, each containing 2 haploid nuclei। अब यहाँ पर क्या है, जो मियोटिक डिवीजन है मीन्स अर्धसूत्री विभाजन है, जहाँ पर 4 मेगास्पोर बनने चाहिए, उसकी जगह पर सिर्फ 2 मेगास्पोर बनते हैं और जिनके अंदर प्रत्येक के अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस, द सेल प्लेट फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो यहाँ पर जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है उससे साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। तब क्या होगा, जो 4 न्यूक्लियस हैं उनके अंदर जो सेंट्रल प्लेट, अगर सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हो तो 4 में से सिर्फ एक बार ही होगा, तो 2 मेगास्पोर बन जाते हैं और दोनों के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। The megaspore nearest the micropylar end then undergoes programmed cell death, leaving a single functional megaspore with 2 haploid nuclei। और यहाँ पर 2 कोशिकाएं हैं, मीन्स 2 मेगास्पोर हैं, दोनों के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। अब जो हमारा मेगास्पोर माइक्रोपाइलर एंड के पास है वो डीजनरेट हो जाता है और जो दूर वाला है वो हमारे फंक्शनल मेगास्पोर की तरह काम करता है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो इस प्रकार का जो एम्ब्रियोसैक बनेगा उसे हम बाइस्पोरिक कहेंगे। टेट्रास्पोरिक, इन टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक सेल प्लेट्स फेल टू फॉर्म आफ्टर बोथ मियोटिक डिविजन्स। यहाँ पर जो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, सेल प्लेट बनती है हर डिवीजन के बाद, वो नहीं बन पाती है। तो इसकी वजह से जो चारों के चारों न्यूक्लियस हैं वो एक मेगास्पोर के अंदर ही सिचुएटेड होते हैं और इस मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक का निर्माण हो जाता है। इस डायग्राम से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो एम्ब्रियोसैक है उसका निर्माण मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक या टेट्रास्पोरिक प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले मोनोस्पोरिक या पोलीगोनम टाइप, इसके अंदर सिंपल एक मेगास्पोर मदर सेल है। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही शुरू होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेल प्लेट बीच में बन गई तो 2 कोशिकाएं बनी, और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन 2 यानी कि मियोटिक डिवीजन 2 होगा और 4 न्यूक्लियस होंगी, चारों के बीच में इस तरीके से सेल प्लेट का निर्माण हो जाएगा और 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, जिसमें से जो 3 कोशिकाएं हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन से 2, 4 और 8 न्यूक्लियस बनते हैं और एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है, जिसे हम मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक कहते हैं, जो कि हमने नॉर्मल मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था। अब बायोस्पोरिक या एलिस्मा टाइप जो हमारा एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट है, इसके अंदर क्या होता है कि
मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम मियोटिक डिवीजन जब फर्स्ट हो रहा है उसके अंदर तो सेल प्लेट बन जाती है, 1 से 2 कोशिकाएं बन गई। लेकिन जब दूसरा मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है तब इन दो न्यूक्लियस के बीच में सेल प्लेट का निर्माण नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे जो न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस एक सेल के अंदर रह जाते हैं। अब इसमें से नीचे वाली सेल डीजनरेट हो जाती है और जो ऊपर वाला मेगास्पोर है इससे एम्ब्रियोसैक बनेगा। तो ये जो दो न्यूक्लियस हैं इनसे 4 और 8 जो न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है। तो इन दोनों के बीच में हम अंतर बिल्कुल साफ देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसके अंदर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस में से 3 एम्ब्रियोसैक के निर्माण में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मोनोस्पोरिक एक स्पोर काम आ रहा है। और बाइस्पोरिक के अंदर यहाँ पर 2 स्पोर्स एक साथ एक ही एम्ब्रियोसैक के निर्माण में पार्ट ले रहे हैं, मीन्स बाइस्पोरिक है। अब हम बात करते हैं टेट्रास्पोरिक या ड्रूसा टाइप डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक के बारे में। इसके अंदर सेल प्लेट का निर्माण ही नहीं होता है, 1 से 2, 2 से 4 जो न्यूक्लियस बनते हैं हैप्लॉइड, इन्हीं के डिवीजन से आगे 8 न्यूक्लियस या से ज़्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है। इसमें कोई भी जो हमारा हैप्लॉइड मेगास्पोर है डीजनरेट नहीं होता है और हमारे चारों की जो चारों न्यूक्लियस हैं वो एक ही एम्ब्रियोसैक के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसे टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक कहा जाता है। तो इसमें हम साफ देख सकते हैं कि मोनोस्पोरिक जिसके अंदर केवल एक स्पोर हमारे मैच्योर एम्ब्रियोसैक के निर्माण में भाग ले रहा है, बाइस्पोरिक इसमें 2 स्पोर भाग ले रहे हैं और टेट्रास्पोरिक के अंदर चारों की चारों जो मेगास्पोर बनते हैं वो एक ही एम्ब्रियोसैक के निर्माण में भाग ले रहे हैं। All 3 patterns give rise to a single functional megaspore that contain either 1, 2 और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। तीनों ही पैटर्न में एक सिंगल एम्ब्रियोसैक का निर्माण हो रहा है। पहले मोनोस्पोरिक में सिर्फ एक मेगास्पोर काम कर रहा है, दूसरे के अंदर 2 मेगास्पोर और तीसरे टाइप में चारों के चारों हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस हैं वो एक ही एम्ब्रियोसैक के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं। The nuclei of the bisporic and tetrasporic embryosac are not genetically identical as they are in monosporic embryosac। और जो monosporic embryosac है उसके अंदर एक ही हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस है उससे एम्ब्रियोसैक के आठों न्यूक्लियस बने हैं, इसीलिए वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। और बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक के अंदर 2 या 4 स्पोर्स होते हैं, इसीलिए वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, बिकॉज दे अराइज फ्रॉम 2 और 4 डिफरेंट मियोटिक प्रोडक्ट्स। क्योंकि बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक के अंदर जो एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है वो 2 या 4 स्पोर्स से हो रहा है, इसीलिए वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे। यहाँ पर कुछ एम्ब्रियोसैक्स बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार के हैं जो मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक या टेट्रास्पोरिक टाइप के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही मेगास्पोर मदर सेल है, इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं और पहले में मोनोस्पोरिक के अंदर एक ही से जो 4 न्यूक्लियस बनते हैं जिससे 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एक से ही हमारे मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण, एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है, जिसे हम पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक कहते हैं। और दूसरा जो हमारा है बाइस्पोरिक टाइप का, इस बाइस्पोरिक टाइप के एम्ब्रियोसैक के अंदर हमारे 2 स्पोर पार्टिसिपेट करते हैं। इनके भी बहुत सारे टाइप हैं कि कितने न्यूक्लियस या कितने सेल्स मौजूद हैं एम्ब्रियोसैक में, इसके आधार पर एम्ब्रियोसैक के कुछ टाइप हैं, जैसे कि पॉलीगोनम टाइप। इसके अंदर मोनोस्पोरिक कंडीशन है, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। मोस्ट कॉमन या आइडेंटिकल जो एम्ब्रियोसैक है वो इस तरीके का होगा। दूसरा है ओइनोथीरा टाइप ऑफ मोनोस्पोरिक, इसके अंदर 4 न्यूक्लिएटेड 4 सेल्ड, यहाँ पर न्यूक्लियस भी 4 हैं और सेल्स भी 4 हैं। थर्ड है
एलियम टाइप ये बाइस्पोरिक टाइप है, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। एडोक्सा टाइप ये टेट्रास्पोरिक टाइप का जो हमारा एम्ब्रियो सैक है जो भी 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड है। इसी तरीके से प्लम्बेगो ये भी एक टेट्रास्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक है, 8 न्यूक्लिएटेड और 5 सेल्ड। पेनी टाइप का है, ये भी टेट्रास्पोरिक है जिसके अंदर 16 न्यूक्लियस हैं और 13 सेल्स मौजूद हैं। पेपेरोमिया के अंदर टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ जो टेट्रास्पोरिक हमारे एम्ब्रियो सैक हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। इसके अंदर भी 16 न्यूक्लियस हैं और 9 सेल्ड है। ड्रूसा टाइप ये भी टेट्रास्पोरिक है, इसमें 16 न्यूक्लियस मौजूद हैं और ये 15 सेल्ड है। फ्रिटिलेरिया टाइप टेट्रास्पोरिक इसके अंदर 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड कंडीशन है। प्लम्बेजिला के अंदर टेट्रास्पोरिक है जो कि 8 न्यूक्लिएटेड एंड 3 सेल्ड। तो इस तरीके से हमारे एक एम्ब्रियो सेल्स में कितनी कोशिकाएं या कितनी सेल्स मौजूद हैं और कितने न्यूक्लियस मौजूद हैं उसके आधार पर भी मैच्योर एम्ब्रियो सैक अलग अलग प्रकार का होता है। ये बेसिकली 3 प्रकार के हुए, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक या टेट्रास्पोरिक, मीन्स कितने मेगास्पोर से इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद फाइनली जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, कितने सेल्स हैं, इसके आधार पर भी हमारे जो एम्ब्रियो सैक हैं इसके अलग अलग प्रकार हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की मेगास्पोरोजेनेसिस में एम्ब्रियो सैक का निर्माण या फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और कितने प्रकार के एम्ब्रियो सैक मौजूद होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।